बनाऊंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी एसएसटी की टीचर विजय रानी मैम बोल रही हूँ। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1815 के उपरांत यूरोप में जो रूढ़िवाद आया था। रूढ़िवाद का मतलब है कि जो पुरानी परंपराओं से जिस तरह से यूरोप चल रहा था वो दोबारा से ही रिपीट हो गया। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी तथा तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन वियना में हुआ। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो जो हमारा यूरोप था उसके अंदर 1857 के 1715 के बाद से एक जो वियना की संधि हुई थी और इसमें जो ड्यूक मेटरनिक था इनका रोल बहुत ज़्यादा था, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। और इसमें पुराने जितने भी रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनको दोबारा से मान्यता दी गई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। देखिए कितने संघर्षों के बाद फ्रांस के अंदर नए गणतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन नेपोलियन की हार के बाद दोबारा से वहाँ पर बूर्बो वंश आ गया और वहाँ पर पुनर्स्थापना आ गई। जो राज्य को हटा के सारी जो एक तख्ता पलट हुआ था वो दोबारा से स्थापित हो गया, राजा का ही शासन आ गया। सेकंड, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था, क्रमिक विकास को बढ़ावा देना था। फिर फ्रांस ने उन इलाकों से आधिपत्य खो दिया जिसने नेपोलियन के समय जीते थे, ठीक है। फिर चौथा है हमारा कांग्रेस। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना कर दी गई। ये तो थे हमारे सारे ही 1857 की क्रांति की जो 1815 की वियना संधि थी, उसके अंदर जो ड्यूक मेटरनिक था उनका रोल था। अब इनका चित्र दिया हुआ है। इनका जो जन्म 15 मई 1773 को हुआ। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा, यदि फ्रांस जीतता है, यह प्रश्न 1 नंबर में भी आता है कि अगर फ्रांस जीतता है तो उस पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब यह था अगर एक घटना फ्रांस में होती है तो पूरे यूरोप को प्रभावित करती है। तो ये आता है कि ये किसने कहा था, तो वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जीतता है तो उसकी जो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भी एक घटना अगर फ्रांस में घटती है तो उसका जो प्रभाव होता है पूरे यूरोप पर पड़ जाता है। ड्यूक मेटरनिक के शब्द थे। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, ड्यूक मेटरनिक ने। उसके बाद में ज्यूसेपी मैसनी, ये भी इनका चित्र देखिए, आपकी किताब में भी इसका चित्र है। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ। कुछ समय पश्चात यह कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लुंगूरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। मेटरनिक ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसको? जियोसेपी मैसनी। ये भी हमारे इनका जन्म भी जेनोवा में हुआ था। एक गुप्त संगठन के सदस्य थे। तो हमने इसे पढ़ा किस तरह से वियना की संधि हुई, ड्यूक मेटरनिक का उसमें क्या रोल था, उसके बाद ज्यूसेपी मेस्सी का क्या रोल था। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद है जो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखिए पूरे यूरोप में
1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र संघ राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत को द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब हमारा है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, इसके बाद इटली का भी हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से लेकर 1871 के बीच में। एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण था वो प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं का आधिकरण पर जोर दिया गया। तो ये हमारा जर्मनी का एकीकरण है जो 1866 से लेकर 1871 के बीच में हुआ। प्रशा में इसकी महत्वपूर्ण इसका नेतृत्व हुआ, एकीकरण हुआ था। जो मुख्यमंत्री वहाँ के प्रमुख मंत्री थे ऑटोमन बिस्मार्क थे, ठीक है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। तो इस तरह से प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद है हमारा इटली का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण है वह हमारा इटली का एकीकरण है 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेपी मैस्सोनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे। उसके बाद 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमंस ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमोलन द्वितीय को एकत्र कर इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो हम देखेंगे इटली का एकीकरण हुआ था, इसमें 7 राज्यों में बटा हुआ था। ज्यूसेपी मैस्सोनी था। इटली के एकीकरण में क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो इसमें आता है प्रश्न एक, ज्यूसेपी मैस्सोनी ने, और जर्मनी के उसमें ऑटोमन बिस्मार्क ने, ठीक है बेटा। और दोनों के ईयर भी आएंगे। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीटर्स ने चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसकी माध्यम से उन्होंने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। तो इस तरह से देखते हैं हम आगे। हमारा काउंट कैमिलो दे कावूर, ये सार्डिनिया पीटर्स का एक मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह न स्वयं क्रांतिकारी था, न जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था। ऑस्ट्रिया का हराया जा सका, इटली का एकीकरण असंभव हो सका। ज्यूसेप्पे गैरिबोल्डी, वह कहाँ का था? वह एक नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए शस्त्र किया, स्वयं सेविकों का नेतृत्व किया और 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। ज्यूसेप्पे गैरिबोल्डी, उन्होंने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमोलन द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो ये हमारे हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत सारी घटनाएं थी इनके नेतृत्व में हुई। तो हम आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी।